नमस्कार दोस्तों, मैं सरिता कुमारी वॉव्स स्टडी चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूं। आइए दोस्तों, पर्यावरण एवं शिक्षा शास्त्र का अध्ययन हम लोग कर रहे थे, जिसके अंतर्गत आज हम लोग अध्ययन करेंगे भोजन एवं पोषण, जो कि सीटेट या स्टेट या किसी भी शिक्षक पात्रता परीक्षा पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था परिवार एवं मित्र चैप्टर को, उससे रिलेटेड थ्योरी एवं क्वेश्चन को भी पढ़ा। उसके बाद जंतु एवं पौधे चैप्टर से रिलेटेड थ्योरी एवं क्वेश्चन को पढ़ा। जिन लोगों ने नहीं पढ़ा है, डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया हुआ है, आप पढ़ सकते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं भोजन एवं पोषण। तो चलिए स्टार्ट करते हैं भोजन और पोषण के बारे में। भोजन जो है यानी फूड, वह खाद्य पदार्थ है जो किसी जीव को ऊर्जा प्रदान करते हैं। भोजन क्या करता है? ऊर्जा प्रदान करता है। और ये जो प्राप्त ऊर्जा होती है, जो भोजन से ऊर्जा प्राप्त की जाती है, वो शारीरिक क्रिया के लिए उपयोगी होता है। मनुष्य अपनी ऊर्जा का प्रयोग सांस लेने में, चलने, उठने, बैठने इत्यादि में करते हैं। पृथ्वी पर जो भोजन का निर्माण का प्राथमिक स्रोत या प्राथमिक कार्य जो है, पौधे द्वारा किया जाता है। मुख्यतः भोजन के दो स्रोत हैं, मतलब भोजन जो है दो स्रोतों से मुख्यतः प्राप्त होता है। एक तो हो गया पादप उत्पाद के रूप में भोजन प्राप्त होता है, और दूसरा जंतु उत्पाद। पादप उत्पाद से फल, सब्जियां, अनाज, दाल इत्यादि प्राप्त होता है, और जंतु उत्पाद से मांस, अंडे, दूध इत्यादि प्राप्त होता है। तो आइए देख लेते हैं। जैसे कि रसदार फल में अमरूद, सेब, आम, संतरा ये सब प्राप्त हो जाएगा। सब्जियां में आलू, प्याज, बैंगन इत्यादि सब्जियां हैं। अनाज, धान, गेहूं, चावल। मसाला की बात करें, हल्दी, धनिया, मिर्च। पेय पदार्थ की बात करें तो चाय, कॉफ़ी, कोको। शुष्क फल की बात करें, काजू, किशमिश, बादाम, अखरोट इत्यादि शुष्क फल के अंतर्गत आएगा। दाल की बात करते हैं तो दाल में अरहर, मूंग, चना, उड़द, मसूर। शाक की बात करें, पालक, मेथी, सोया, बथुआ इत्यादि शाक के अंतर्गत आएगा। सोया जो है शाक के अंतर्गत आएगा, याद रखना है। अब देखिए, मछली, भेड़, बकरी, मछली ये सब मांस के स्रोत हैं, मतलब हम लोग खाते हैं, तो ये जंतु उत्पाद में आएगा। अंडे जो है, अंडे कहाँ से प्राप्त होता है? मुर्गा, बत्तख से। मांस जो है भेड़, बकरी, मछली इत्यादि से प्राप्त होता है। उसके बाद जैसे शहद हो गया, मधुमक्खी से प्राप्त होता है। तेल या घी जो है पौधे और जंतु से भी प्राप्त होता है। गाय के दूध का मतलब घी भी बनाया जाता है, और वनस्पति तेल बनाया जाता है पौधे से। चीनी जो है गन्ने से प्राप्त होता है, चुकंदर से प्राप्त होता है। उसके बाद हम बात करें दाल और कॉफ़ी की, तो पौधे के बीज से बनाया जाता है। साग की बात करें तो पत्ती या साग पौधे के तने से प्राप्त होता है। इस तरह से अब हम पोषक तत्व की बात कर लेते हैं। पोषक तत्व हमारे शरीर के लिए बहुत ही उपयोगी होता है। हमारे शरीर के वृद्धि और विकास के लिए आवश्यक है। अच्छे स्वास्थ्य के लिए ये उपयोगी होता है पोषक तत्व। ये आहार एवं ऊर्जा पूर्ति करते हैं। मनुष्य के शरीर में विभिन्न कार्यों हेतु 7 प्रकार के पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। ये 7 प्रकार हम देख लेते हैं। पोषक तत्व के कौन कौन से 7 प्रकार है जो शरीर के लिए उपयोगी होता है? जैसे कि कार्बोहाइड्रेट हो गया, प्रोटीन हो गया, विटामिन हो गया, वसा हो गया, न्यूक्लिक अम्ल हो गया, जल हो गया, और खनिज लवण हो गया। अब प्रत्येक की चर्चा हम डिटेल से करने वाले हैं। हमारे शरीर के लिए कार्बोहाइड्रेट जो है 50 से 75% जो है उपयोगी होता है। कार्बोहाइड्रेट से ऊर्जा मिलती है। 50 से 75% ऊर्जा जो है कार्बोहाइड्रेट से ही प्राप्त होती है। कार्बोहाइड्रेट की बात करें तो ये जो है कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन के 1:2:1 के अनुपात से मिलकर बना पदार्थ होता है। यानी कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के 1:2:1 के अनुपात से मिलकर बने पदार्थ कार्बोहाइड्रेट कहलाता है। ये हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करने में सहायक होता है। मुख्य रूप से ऊर्जा जो है कार्बोहाइड्रेट से ही प्राप्त होती है। कार्बोहाइड्रेट 3 प्रकार का होता है, मोनोसैकेराइड और डाइसैकेराइड, उसके बाद पॉलीसैकेराइड्स। तो मोनोसैकेराइड्स जो है ये सबसे सरल
अवस्था होती है मोनोसैकेराइड, जैसे कि ग्लूकोज हो गया, ग्लैक्टोज हो गया, मोनोसैकेराइड के अंतर्गत आएगा। और डाइसैकेराइड्स जो है ये समान या भिन्न मोनोसैकेराइड्स के दो अणुओं से या दो अणुओं के संयोजन से मिलकर बना पदार्थ होता है। यानी समान या भिन्न मोनोसैकेराइड के दो अणु से मिलकर बनता है, तो ये हो जाएगा डाइसैकेराइड। डाइसैकेराइड में जैसे कि एग्जाम्पल हो गया माल्टोज हो गया, उसके बाद सुक्रोज हो गया, लैक्टोज हो गया। माल्टोज, सुक्रोज, लैक्टोज ये डाइसैकेराइड के अंतर्गत आएगा। और पॉलीसैकेराइड की बात करें तो मोनोसैकेराइड के कई अणु मिल करके पॉलीसैकेराइड बनाते हैं। याद रखना है, मोनो मतलब एक होता है, डाई मतलब दो हो गया, और पॉली मतलब बहुत सारा। तो मोनो यानी सबसे सरल ये अवस्था होता है मोनोसैकेराइड, जैसे कि ग्लूकोज हो गया, ग्लैक्टोज हो गया। और डाइसैकेराइड का मतलब हुआ कि मोनोसैकेराइड के दो अणु मिलकर डाइसैकेराइड बनाते हैं। पॉलीसैकेराइड का मतलब हुआ कि मोनोसैकेराइड के कई सारे अणु मिल करके पॉलीसैकेराइड बनाते हैं, जैसे कि स्टार्च, ग्लाइकोजेन, काइटिन, ये सब पॉलीसैकेराइड का उदाहरण है। स्टार्च, ग्लाइकोजेन, काइटिन याद रखना है। अब हम बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट के मुख्य कार्य के बारे में। कार्बोहाइड्रेट के कुछ प्रमुख कार्य हैं, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट जो है ऑक्सीकरण द्वारा शरीर की ऊर्जा की आवश्यकता को पूरा करता है। शरीर में भोजन संचय की तरह कार्य करता है, यानी शरीर में भोजन संचय की तरह जो है कार्बोहाइड्रेट कार्य करता है। विटामिन सी का निर्माण करना इसका कार्य है कार्बोहाइड्रेट का। उसके बाद न्यूक्लिक अम्लों का निर्माण भी करता है, जंतुओं के बाह्य कंकाल का निर्माण करता है। इस तरह से कार्बोहाइड्रेट का क्या क्या काम हुआ? कार्बोहाइड्रेट का काम है ऑक्सीकरण द्वारा शरीर की ऊर्जा की आवश्यकता को पूरा करना। किसके द्वारा? शरीर की ऊर्जा की आवश्यकता को जो पूरा करता है, किसके द्वारा करता है? ऑक्सीकरण के द्वारा। शरीर में भोजन संचयन की तरह कार्य करना। उसके बाद विटामिन सी का निर्माण करना, न्यूक्लिक अम्ल का निर्माण करना, जंतुओं के बाह्य कंकाल का निर्माण करना, ये सब कार्बोहाइड्रेट के प्रमुख कार्य है। उम्मीद करते इतना समझ आया। अब हम पढ़ने वाले हैं कार्बोहाइड्रेट के प्रमुख स्रोत। कार्बोहाइड्रेट के प्रमुख स्रोत जैसे कि गेहूँ, चावल, मक्का, बाजरा, आलू, शकरकंद, शलजम इत्यादि से कार्बोहाइड्रेट प्राप्त होते हैं। मुख्य रूप से अगर पूछा जाए तो चावल आंसर होता है। मुख्यतः किससे कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा मात्रा में प्राप्त होता है? तो चावल से। इसका गेहूँ, मक्का, बाजरा, आलू, शकरकंद और शलजम भी कार्बोहाइड्रेट के स्रोत होगा, तो इसको याद रखना है। अब हम प्रोटीन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट प्रोटीन। प्रोटीन जो है, प्रोटीन को शरीर वर्धक संयोजक भी कहा जाता है। प्रोटीन को क्या कहा जाता है? शरीर वर्धक संयोजन। प्रोटीन शब्द का जो है सर्वप्रथम प्रयोग जे वर्जेलियस ने किया था। कौन किया था प्रोटीन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग? जे वर्जेलियस। यह एक जटिल कार्बनिक यौगिक है जो 20 एमिनो अम्ल से मिलकर बना होता है। मानव शरीर का लगभग 15% भाग प्रोटीन से ही निर्मित होता है। ऊर्जा कितना मिलता है? 50 से 75% कार्बोहाइड्रेट से। और अगर हम प्रोटीन की बात करें तो मानव शरीर का 15% भाग प्रोटीन से निर्मित होता है। इसमें और क्या याद रखना है? एक तो इसका जो सर्वप्रथम प्रयोग किया था जे बर्जेलियस, और प्रोटीन को शरीर का वर्धक भोजन भी कहा जाता है। उसके बाद सभी प्रोटीन में नाइट्रोजन पाया जाता है। सभी प्रोटीन में क्या पाया जाता है? नाइट्रोजन। याद रखना है। ऊर्जा उत्पादन एवं शरीर की मरम्मत दोनों कार्यों हेतु प्रोटीन उत्तरदायी होता है। तो प्रोटीन ऊर्जा उत्पादन के लिए और शरीर की मरम्मत करने के लिए भी उपयोगी होता है। सभी प्रोटीन में क्या पाया जाता है? नाइट्रोजन पाया जाता है। मानव शरीर का लगभग 15% भाग जो है प्रोटीन से निर्मित होता है। उसके बाद मनुष्य के शरीर में 20 प्रकार की प्रोटीन की आवश्यकता होती है, जिसमें से 10 का संश्लेषण उसका शरीर स्वयं करता है। और यानी हमारा शरीर स्वयं जो है 10 का संश्लेषण कर लेता है। 10 शेष जो 10 बच जाते हैं ये हमें भोजन के द्वारा प्राप्त होता है। तो प्रोटीन
10 प्रकार का या 20 प्रकार का जो प्रोटीन होता है उसमें से 10 प्रकार का जो है हमारे शरीर संश्लेषण करता है और 10 प्रकार का हम भोजन के द्वारा प्राप्त करते हैं। प्रोटीन के महत्वपूर्ण कार्य हैं, क्या क्या कार्य हैं देख लेते हैं। स्टेटमेंट टाइप के क्वेश्चन में इसका बहुत ही उपयोगी है ये स्टेटमेंट टाइप के क्वेश्चन में, तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिए। अच्छा लग रहा है तो लाइक भी कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये प्रोटीन के महत्वपूर्ण कार्य, ये कोशिकाओं, जीव द्रव्य एवं ऊतकों के निर्माण में भाग लेते हैं। किस किस के निर्माण में प्रोटीन भाग लेता है? कोशिकाओं, जीव द्रव्यों और ऊतक। ये शारीरिक वृद्धि के लिए आवश्यक है। इसकी कमी से बच्चों का शारीरिक विकास रुक जाता है। बच्चों में प्रोटीन की कमी से क्वाशियोडकर नामक एक बीमारी होती है जो प्रोटीन की कमी से हो जाती है बच्चों में, और मरास्म नामक रोग भी होता है। तो ये जो बीमारी होती है क्वाशियोडकर, इस बीमारी में बच्चे दुबले पतले, पेट बाहर निकल के आ जाता है, इस तरह का ये बीमारी होता है। और मरास्म नामक बीमारी जो होता है इसमें बच्चों का मांसपेशियां जो है ढीला हो जाता है। इस तरह से ये 2 बीमारी प्रोटीन की कमी से हो जाती है। याद रखना है कौन कौन बीमारी? क्वाशियोडकर और मरास्म। आवश्यकता पड़ने पर ये शरीर को ऊर्जा देते हैं। ये जैव उत्प्रेरक और जैविक नियंत्रण के लिए भी कार्य करते हैं। प्रोटीन जो है जैव उत्प्रेरक और जैविक नियंत्रण के लिए भी कार्य करता है। ये आनुवांशिकी लक्षणों के विकास का नियंत्रण करता है। ये संवहन में भी सहायक होता है। तो इस तरह से प्रोटीन का कार्य याद रखना है। स्टेटमेंट टाइप के क्वेश्चन में बहुत ही उपयोगी साबित होगा। प्रोटीन के स्रोत यानी कहाँ से प्राप्त होता है? 10 प्रकार का जो प्रोटीन है जो हम भोजन के द्वारा प्राप्त करते हैं, सोयाबीन हो गया, मूंगफली हो गया, मटर हो गया, दाल हो गया, मछली हो गया, अंडा, दूध, मीट, इन सब चीज़ों से प्रोटीन प्राप्त होती है। सोयाबीन जो है प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत माना जाता है, याद रखना है दोस्तों। उसके बाद आप मूंगफली को ले सकते हैं। कुछ प्रमुख आवश्यक प्रोटीन एवं उसके कार्य हैं, तो ये देख लेते हैं। कुछ शारीरिक प्रोटीन है और उसके कार्य क्या क्या हैं। जैसे कि एंजाइम हो गया, ये शारीरिक प्रोटीन है। तो एंजाइम जो है यह जैव उत्प्रेरक, जैव रासायनिक अभिक्रियाओं में सहायक होता है। याद रखना है दोस्तों, एंजाइम जो है किस चीज़ के लिए आवश्यक है, क्या कार्य है इसका, एंजाइम नामक शारीरिक प्रोटीन का? तो ये जैव उत्प्रेरक, जैव रासायनिक अभिक्रिया में सहायक होता है। उसके बाद हार्मोन्स, हार्मोन जो है शरीर के विभिन्न क्रियाओं का नियमन करता है। शरीर की विभिन्न क्रियाओं का नियमन कौन करता है? हार्मोन। परिवहन प्रोटीन, एक होता है परिवहन प्रोटीन, तो नाम से ही स्पष्ट है, परिवहन है तो परिवहन करना इसका कार्य होगा। तो क्या चीज़ का परिवहन करता है? हीमोग्लोबिन और विभिन्न पदार्थों का परिवहन करना। इस तरह से याद हो जाएगा। पहला जो हम लोगों ने एंजाइम पढ़ा, ये शारीरिक प्रोटीन, तो ये जैव से रिलेटेड है, जैव उत्प्रेरक हो गया, जैव रासायनिक अभिक्रिया में सहायक होता है। हार्मोन जो है, हार्मोन ये शरीर की विभिन्न क्रियाओं का नियमन करता है। परिवहन की बात करें तो हीमोग्लोबिन, विभिन्न पदार्थों का जो है परिवहन प्रोटीन के द्वारा किया जाता है, परिवहन प्रोटीन के द्वारा। तो परिवहन है तो परिवहन करना इसका कार्य है, किसका? हीमोग्लोबिन और विभिन्न पदार्थों का, ये याद रखना है। उसके बाद संरचनात्मक प्रोटीन जो होता है, नाम से ही स्पष्ट है संरचनात्मक प्रोटीन, तो संरचना करेगा, जैसे कि कोशिका एवं ऊतकों का निर्माण करने में सहायक होता है। उसके बाद रक्षात्मक प्रोटीन है, तो संक्रमण से रक्षा करने में सहायक होता है। रक्षात्मक प्रोटीन नाम से ही स्पष्ट है। संकुचन प्रोटीन, ये जो संकुचन प्रोटीन होती है यह पेशी संकुचन एवं चलन हेतु उत्तरदायी होता है। पेशी संकुचन और चलन हेतु उत्तरदायी होता है संकुचन प्रोटीन। इस तरह से नाम से ही स्पष्ट है सभी प्रोटीन का, तो आसानी से याद हो जाएगा। जैसे कि मायोसिन हो गया, एक्टिन हो गया, या याद रखना है संकुचन प्रोटीन का उदाहरण मायोसिन, एक्टिन। अब हम विटामिन की बात करते हैं। विटामिन जो है, विटामिन का आविष्कार किसने किया था? फंक ने किया था 1911 ईस्वी में। विटामिन जो है यह एक प्रकार का कार्बनिक यौगिक है।
इसमें कोई कैलोरी नहीं होता, विटामिन में कोई कैलोरी नहीं होता, परंतु ये जो है शरीर की उपापचयी, उपापचयी का मतलब होता है मेटाबॉलिज्म, इंग्लिश में बोलते हैं मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म में रासायनिक अभिक्रियाओं के नियम के लिए अत्यंत आवश्यक है। देखिए, ये जो विटामिन होता है ये एक प्रकार का क्या है, कार्बनिक यौगिक है, कैलोरी इससे प्राप्त नहीं होता है, लेकिन ये शरीर के उपापचय यानी मेटाबॉलिज्म में रासायनिक अभिक्रिया के लिए नियम, रासायनिक अभिक्रिया के नियम के लिए जो है अत्यंत आवश्यक होता है। इसे रक्षात्मक पदार्थ भी कहा जाता है, रक्षा करता है। उसके बाद घुलनशीलता, घुलनशीलता के आधार पर विटामिन के दो प्रकार है, जल में घुलनशील विटामिन बी और सी, और वसा में घुलनशील विटामिन बी और सी के बाद जो बचा हुआ विटामिन है, जैसे कि ए हो गया, डी हो गया, ई हो गया, के हो गया, तो ये वसा में घुलनशील विटामिन है। दो ही विटामिन याद रखना है, जल में घुलनशील है बी और सी, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो अब हम विटामिन के कुछ विटामिन्स के नाम हैं, उसके रासायनिक नाम और कमी से होने वाली बीमारी है और कहाँ से प्राप्त होता है विटामिन, इसको पढ़ते हैं। तो सबसे पहले विटामिन ए, विटामिन बी, सी, डी, ई और के बारे में पढ़ेंगे, इसके रासायनिक नाम के बारे में, और इसकी कमी से जो रोग होता है उसको देख लेते हैं। उसके बाद हम बी के भाग को पढ़ेंगे। विटामिन बी के जो भाग है, B1 हो गया, B2 हो गया, B3 हो गया, उसके बाद B5 हो गया, B6 हो गया, B7 हो गया, B11 हो गया, B12 हो गया, इस तरह से, और लास्ट में के विटामिन के हम पहले पढ़ लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। विटामिन ए का नाम है, रासायनिक नाम रेटिनॉल। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है, रेटिनॉल। विटामिन बी का रासायनिक नाम है थायमिन। विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या है, थायमिन, याद रखना है। विटामिन सी का रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है, एस्कॉर्बिक एसिड। और विटामिन डी का रासायनिक नाम है कैल्सीफेरॉल। विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है, कैल्सीफेरॉल। और विटामिन ई का रासायनिक नाम है टोकोफेरॉल। विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है, टोकोफेरॉल। और विटामिन के का रासायनिक नाम है फ्यूलोक्विनोन, फ्यूलोक्विनोन। तो इस तरह से विटामिन ए का रासायनिक नाम हो गया रेटिनॉल। विटामिन बी का रासायनिक नाम हो गया थायमिन। विटामिन सी का रासायनिक नाम हो गया एस्कॉर्बिक, एस्कॉर्बिक एसिड। उसके बाद विटामिन डी का रासायनिक नाम हो गया कैल्सीफेरॉल, कैल्सीफेरॉल। विटामिन ई का रासायनिक नाम हो गया टोकोफेरॉल, टोकोफेरॉल। उसके बाद हम बात करें विटामिन के बारे में, तो इसका नाम हो गया फिलोक्विनोन। तो अब हम इस विटामिन को ट्रिक के माध्यम से याद रखेंगे। रेथा एस्के टोवा ने, यहाँ पे देखिए रेथा एस्के टोवा ने, इसको याद रखिए, क्या बोलना है, रेथा एस्के टोवा ने। रे से हो गया रेटिनॉल, ए का नाम हो गया। था से हो गया थायमिन, बी का नाम हो गया। एसके से हो गया एस्कॉर्बिक एसिड, सी का नाम हो गया। कैसे हो गया कैल्सीफेरॉल, डी का नाम हो गया। टो से हो गया टोकोफेरॉल, टोवा से हो गया टोकोफेरॉल, ये ई का नाम हो गया। और ने से हो गया फिलोक्विनोन, तो इसका के का नाम हो गया। क्या याद रखना है, रेथा एस्के टोवा ने, रेथा एस्के टोवा ने। फर्स्ट नेम ले लीजिए सभी का और उसको जोड़ दीजिए।
तो इस तरह से सिर्फ इतना याद रखना है, रेथा एस्के टोबाने और विटामिन ए बी सी डी ई और के, इस तरह से इसमें पुट कर देना है, याद हो जाएगा। अब हम विटामिन बी की भाग की बात करते हैं। विटामिन बी जो है इसके बहुत सारा हैं, जैसे कि B1 हो गया, B1 का नाम हो गया थायमिन, B2 का नाम हो गया राइबोफ्लोविन, B3 का नाम हो गया निकोटिनेमाइड या नियासिन। विटामिन B3 का नाम क्या हो गया, निकोटिनेमाइड या नियासिन। विटामिन B5 का नाम हो गया पेंथोनिक अम्ल। विटामिन B5 का नाम क्या हो गया, पेंटोथेनिक अम्ल। विटामिन B6 का नाम हो गया पेरिडॉक्सिन। विटामिन B7 का नाम हो गया बायोटीन। विटामिन B11 का फॉलिक अम्ल। विटामिन B12 का नाम हो गया साइनोकोबालामिन। इस तरह से याद रखना है। तो बी के भाग का याद रखना है, बी के बहुत सारे भाग हैं। तो इसको कैसे याद रखेंगे, ट्रिक के माध्यम से याद कर लेते हैं। एक बार फिर से नाम सुन लीजिए। विटामिन B1 का नाम है थायमिन। विटामिन B2 का नाम है राइबोफ्लोविन। विटामिन B3 का नाम है निकोटिनेमाइड या नियासिन। विटामिन B5 का नाम है पेंटोथेनिक अम्ल। विटामिन B6 का नाम है पेरिडॉक्सिन। विटामिन B7 का नाम है बायोटीन। विटामिन B11 का नाम है फॉलिक अम्ल और विटामिन B12 का नाम है साइनोकोबालामिन। तो इसको ट्रिक के माध्यम से कैसे, उम्मीद करते हैं आप लोगों को अच्छा लगा है दोस्तों। लाइक सब्सक्राइब कमेंट शेयर ज़रूर कीजिए। अब हम नेक्स्ट वीडियो में आगे का क्लास पढ़ेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।